So hello everyone, welcome back to my class. So in this class we are going to study the chapter Earth Structure, but not by book, by my notes which I have made for you all. ठीक है, इस बार हम अर्थ स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि आपके यूनिट 2 में भी आ रहा है. दैट इज इन दिस पार्ट. यस, और ये हम बुक से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके बुक में बेटा थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्टेड करके दे रखा है और मैंने उन्हीं ट्विस्टेड सेंटेंसेस को स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस में नोट्स में लिख रखा है. ठीक है, तो हम अपने नोट्स से पढ़ने वाले हैं और ये एक वन शॉट लेसन होने वाला है. ठीक है, लेसन इन वन शॉट. ओके, सो लेट्स गो. लेकिन फिर भी हम अपने रेफरेंस के लिए ये बुक रखेंगे. आपको समझ में आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर फिर. ओके, देखिए बेटा, हमें पता है कि जो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, एज वी गो डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, द टेम्परेचर इंक्रीजेस. कुछ ऐसी 3 चीज़ें होती हैं जो नीचे अर्थ में जाके बढ़ जाती हैं. ठीक है, पहला तो होता है आपका टेम्परेचर, दूसरा होता है डेंसिटी, तीसरा होता है प्रेशर. ये तीनों चीज़ें नीचे जाके इनका रेट जो है बढ़ जाता है. ठीक है, और हमें पता है कि अर्थ के कितने पार्ट्स होते हैं, अंदर कितनी लेयर्स होती हैं. एक होता है क्रस्ट हमारे पास, जिस पे हम रहते हैं. एक होता है मैंटल, एक होता है कोर. कोर भी इनर कोर एंड आउटर कोर. इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं. हम डायग्राम्स बुक से ही देखेंगे, तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं कि मिस आपने ये नोट्स तो बना दिए हैं लेकिन हम डायग्राम कहाँ से रेसिस्ट करें, हम डायग्राम का कहाँ से रेफरेंस लेंगे, तो हम वो बुक से ही सीखेंगे. ठीक है, अब देखिए बेटा, हमें पता है कि अर्थ की 3 रियल्म्स होती हैं. क्या होती है रियल्म्स? नंबर 1 इज़ लिथोस्फेयर, नंबर 2 इज़ हाइड्रोस्फेयर, नंबर 3 इज़ एटमॉस्फेयर. अब क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम लिथोस्फेयर को कवर करने वाले हैं. किसको? लिथोस्फेयर को. कि लिथोस्फेयर अर्थ का कौन सा पार्ट होता है? द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ, है ना. लिथोस्फेयर अर्थ का कौन सा पार्ट होता है? द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ. तो हम इस वाले चैप्टर में लिथोस्फेयर को ही कवर करेंगे. एंड हाइड्रोस्फेयर कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना. तो अगले कुछ आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली क्लासेस में आप वाटर को कवर करेंगे एंड उसी के साथ साथ आप एटमॉस्फेयर यानी हवा को भी कवर कर सकते हैं. ठीक है, बट इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिथोस्फेयर, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं अर्थ के, वैसे ही एक तो टेम्परेचर में इंक्रीज दिखता है, देन द सेकेंड इज डेंसिटी एंड द थर्ड इज प्रेशर. यस, नाउ अब ये कैसे पता चला कि टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर में इंक्रीज आ रहा है? बाय वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स, बाय मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स की वेलोसिटी यानी अर्थक्वेक्स की जो सीज्मिक वेव्स होती हैं उनको मेजर करने के बाद हमें मालूम चला कि इन तीनों में आगे चल के बदलाव आता है. आपको पता है बेटा, आज हम स्पेस में पहुंच चुके हैं, आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं. ठीक है, हम इतने मिशंस प्लान करते हैं स्पेस के लिए, पर आज तक हम कभी अपने अर्थ के मैंटल तक नहीं पहुंच पाए. आज तक हम कभी अपने अर्थ के कोर तक नहीं पहुंच पाए. ये कितनी मिस्टीरियस सी बात है ना, कि हम अपने स्पेस तक घूम आए, हम सब कुछ कराए, लेकिन हम आज तक अपने मैंटल तक नहीं पहुंचे, हम अपने प्लैनेट के ही मैंटल तक नहीं पहुंचे. ये काफ़ी मिस्ट्री की बात है ना. चलिए शुरू करते हैं फिर. देखिए बेटा, अब हमें पता है कि क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं वो पूरा सॉलिड पार्ट है. ठीक है, और उसके नीचे क्या आता है? मैंटल आता है. तुम्हारा मैंटल पूरा मैग्मा से भरा हुआ है. मैग्मा एक काइंड ऑफ फ्लूइड होता है, आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है. मैग्मा से कहीं ना कहीं क्या रिलेटेड है? लावा रिलेटेड है. लावा से क्या रिलेटेड है? वॉल्केनो रिलेटेड है ना. हम ये सब पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब ना कंडीशंस ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कनेक्टेड टू फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अब जो जो इंटीरियर में हो रहा है अर्थ के, वो हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है. ठीक है, नंबर 1. अब हम आते हैं टेम्परेचर पर. हमने तो पढ़ा ही था कि नीचे जाते वक्त टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है. ठीक है, अब वही पढ़ते हैं हम लोग. चलिए पहले टेम्परेचर के बारे में ही ज़रा सीख लेते हैं.
Okay, temperature increases deep down Earth. After 32 meter, the temperature increases by 1 degree Celsius. अच्छा, अब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हमें मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है. मतलब अभी आप जैसे आप अभी नीचे नीचे को जा रहे हैं, ठीक है, आप अभी नीचे 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 को जा रहे हैं. ओके, तो जैसे ही आप 32 मीटर क्रॉस करेंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा. फिर और 32 मीटर नीचे जाएंगे, फिर 1 और डिग्री बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये होता है नीचे. अमेजिंग, राइट? नाउ टेम्परेचर एट 48 किलोमीटर इज 1200 डिग्री सेल्सियस एंड 12,000 डिग्री सेल्सियस. तो बेटा ये जो डेटा है ना, मैंने हाईलाइट कर रखा है, प्लीज़ आप इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें. जो 48 किलोमीटर, अगर हम सरफेस से 48 किलोमीटर नीचे खोदे तो वहाँ पे टेम्परेचर एस्टिमेट किया जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस. कैसे एस्टिमेट किया? बाय 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर आप इसको मेजर करके करेंगे तो आपको 48 किलोमीटर पे टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाएगा. हम कभी गए नहीं हैं नीचे, सिर्फ एस्टिमेशंस है, कैलकुलेशंस से जो हमें पता चली. ठीक है, नाउ ड्यू टू हाई टेम्परेचर रॉक्स कैन नॉट स्टे इन सॉलिड स्टेट. अब काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है. अभी मैंने यहाँ पे एक आइस रखी हुई है, ठीक है, कुछ इसका पर्पस तो था नहीं वैसे, कुछ स्पेशल इस चैप्टर से रिलेटेड, बट क्योंकि मैं आइस लगा के ही पढ़ रही हूँ आज, ताकि जब तक ये पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक मैं अपने डेस्क नहीं छोड़ूंगी. ठीक है, अब चलिए जो भी है, तो हमको पता है जैसे ही कोई भी सॉलिड चीज़, ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज़, आप आइस ही ले लीजिए, अगर आप उसको गर्मी में रखेंगे, है ना, ये तो फ्रिज है नहीं आजकल, तो वैसे भी हीट वेव्स चल रहे हैं बेटा, बहुत गर्म हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो अब जैसे ही आप किसी सॉलिड चीज़ को किसी आइस ही ले लीजिए, उसको आप लिक्विड में रखेंगे या फिर आप उसको हीट देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा. मैं पानी भर के नहीं लाई थी बेटा, अभी मैं इस प्लेट में पानी नहीं भर रखा था मैंने, बट क्योंकि ये हीट से सब्जेक्टेड हुई है आइस, दिस आइस वॉज सब्जेक्टेड टू हीट. As a result, it turned into liquid. And what is the liquid over here? Dihydrogen oxide, isn't it? तो वही मैं कह रही हूँ, अब ये तो आइस है, ये तो 30 डिग्री था, कितना है टेम्परेचर हो रहा है बेटा, यहाँ पे 45 डिग्री हो रहा है अभी यहाँ पे. ठीक है, अब ये तो आइस आपकी हुई, ठीक है, ये तो 45 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जा रही है आपकी, ये तो 30 डिग्री, आप इसको जैसे बाहर रखेंगे थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी. लेकिन आपने कभी सोचा कि पत्थर तक मेल्ट होकर लिक्विड बन जाते हैं, पत्थर भी मोल्टेन हो जाते हैं. लाइक इमेजिन, मैं अभी इसको लेती हूँ, ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ पे 30 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रख देती हूँ. ठीक है, ये भले गर्म तो ज़रूर हो जाएगा, बट ये मेल्ट नहीं होगा. बट क्या ऐसा हो सकता है कि ये नीचे, जब हम अगर इसको अर्थ के अंदर ले जाएं, जब 48 किलोमीटर पे ये चला जाए जहाँ पे टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्या ये वहाँ पे मेल्ट होगा? बिल्कुल होगा. इसलिए वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो मोल्टन स्टेट में है. आपको समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है. Now, due to high temperature, rocks cannot stay in solid state. अब हाई टेम्परेचर की वजह से आइस तो क्या बेटा, रॉक्स भी कभी कभार सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाते, लेकिन टेम्परेचर सच में हाई होना चाहिए, जैसे 1200 डिग्री सेल्सियस. ये नहीं कि 45 डिग्री सेल्सियस में आप एक्सपेक्ट करें कि आपका रॉक पिघल जाएगा. नो. अंडरस्टैंडिंग? नाउ टेम्परेचर एट द सेंटर और कोर इज 4000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जो आपका टेम्परेचर कोर में है बेटा, वो 4000 डिग्री सेल्सियस पर एस्टिमेट किया जाता है. ये जो आपका डेटा है ना, इसको आप प्लीज़ प्रिजर्व के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये फिलिप्स में आ सकता है. 32 मीटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 48 किलोमीटर इक्वल्स टू 1200 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस. एक ये स्टेटमेंट भी गिव रीजन में पूछी जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर वाली. ठीक है, गिव टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ और कोर इज 4000 डिग्री सेल्सियस. आप इतना याद रखिए बेटा. नाउ सम बिलीव दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अंडरगोज एन इंक्रीज आफ्टर एट अ ग्रेट डेप्थ. अब कुछ लोग ऐसा, कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं, या कुछ जियोफिजिसिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे अर्थ के, वैसे वैसे जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ेगा. अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या है भाई? अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का ये मतलब है बेटा, जैसे अभी यहाँ पे आपको मालूम है कि 31 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा आफ्टर एवरी 32 मीटर्स. बट कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं अगर डेप्थ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई,
जैसे अब कोर के पास पहुंचने लग गए तो ये फिर 32 मीटर के बाद अब ये 1 डिग्री सेल्सियस का डेटा हट के 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब आप जैसे नीचे नीचे को जा रहे हैं, ठीक है, आपने 32 मीटर क्रॉस कर लिया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, फिर अगर आप और अगर 32 मीटर क्रॉस करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अब 1 डिग्री ना बढ़ के 2 डिग्री से टेम्परेचर बढ़े। दिस इज ओनली नोन एज rate of increase of temperature. Yes, this will be only known as rate of increase of temperature. So एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं, क्योंकि बेटा मैंने इस पेज में आपका ये जो पेज है ना, इतना पेज, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने इस पेज की और इस पेज की ले ली हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी डिटेल स्टडी करी थी इस बारे में, मैंने सारे ट्विस्टेड सेंटेंसेस को सीधे सीधे एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, चलिए, ये डेटा आपको समझ में आता है। 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, 48 किलोमीटर 1200 डिग्री सेल्सियस, है ना। ड्यू टू हाई टेम्परेचर रॉक्स कैन नॉट स्टे इन सॉलिड स्टेट, ये भी आपको पता है, ठीक है। मैंने आपको आइस वाला टेम्परेचर दिया था, आइस वाला एग्जाम्पल। यस, नाउ यू हैव टेम्परेचर एट द सेंटर और कोर। कोर को पता है क्या कहते हैं? सेंटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के सेंटर में होता है कोर, ठीक है। चलिए, some believe that the rate of increase of temperature undergoes an increase at greater depth. चलिए, अब आता है आपका अगला टॉपिक। चलिए, the increase in temperature in the upper layers of the earth is because of the radioactive minerals like uranium and thorium which are a great source of heat. तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है ऊपर की लेयर्स में जो रेट इन इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है वो रेडियो एक्टिव मिनरल्स की वजह से होता है, जैसे यूरेनियम एंड थोरियम। और ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स एक ग्रेट सोर्स होते हैं हीट का, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं इसको आपकी अर्थ मान लूँ, ठीक है, जो ऊपर की लेयर्स हैं उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर होने का कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं जैसे यूरेनियम एंड थोरियम। और नीचे जाते जाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा और क्या बढ़ेगी? डेंसिटी बढ़ेगी, तो हीट अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है ना। टेम्परेचर एट 400 किलोमीटर 1500 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप भी हाईलाइट कर दीजिए अगर आप मेरे नोट्स से कुछ हेल्प ले रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि सारे मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो आपकी बुक से आए हैं। अंडरस्टैंडिंग रेडियो एक्टिव मिनरल्स, यूरेनियम, थोरियम। अब टेम्परेचर 400 किलोमीटर पे हो जाता है आपका 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे 48 किलोमीटर पे आपका 12 डिग्री सेल्सियस था और 400 किलोमीटर पे 1500 डिग्री सेल्सियस, सर आपका बुक से, ठीक है। चलिए, द मिनरल्स बिलो द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर आर लेस लाइकली टू बी फॉर्म्ड। मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बट 100 किलोमीटर के बाद मिनरल्स काफ़ी कम पाए जाते हैं। मिनरल्स समझते हैं आप क्या होते हैं? मिनरल्स, देखिए बेटा, अगर ये आपकी अर्थ है, मान लीजिए अगर ये इतना पूरा आपका अर्थ है, ठीक है, अगर ये आपकी पूरी अर्थ है, ठीक है, तो अगर 100 किलोमीटर, अगर आप सरफेस ये है आपका, अगर ये आपका सरफेस है, इससे अगर आप नीचे 100 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर तक तो आपको काफ़ी सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। वो रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम, और लेकिन 100 किलोमीटर के बाद आपको कोई मिनरल नहीं मिलने वाला। मिल भी सकता है लेकिन काफ़ी कम चांसेस हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज द मिनरल्स बिलो द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर आर लेस लाइकली टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ एट द डेप्थ ऑफ 5100 किलोमीटर outer molten core and inner solid core temperature is 4300 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा आप एक ना डेटा पे कंफ्यूज मत होना, आपका गूगल कहता है कि ये अप्रॉक्सीमेट होता है 4000 डिग्री सेल्सियस के। अब पीछे इसमें दे रखा था कि इसमें आपका होता है 4000 डिग्री सेल्सियस कोर में, है ना। और
वहीं आपकी ही बुक में थोड़ा और पीछे के पेजेस में लिखा हुआ है कि ये टेम्परेचर होता है 4300 डिग्री सेल्सियस। तो आप अपने एग्जाम में क्या करेगा, आप ऐसा करेगा, इट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस टू 4300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके टीचर्स टिक कर देंगे, काटेंगे नहीं, क्योंकि आपके पीछे बुक में 4000 दे रखा है, कहीं पे 4300 है ना, तो इससे कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। गूगल में यही कहता है कि ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, यस, एंड सर्टेन मोर रीजंस, इसका जो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो एक पूरा कह सकते हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर नहीं है इसका। आपको समझ में आ रहा है बेटा? इन डिटेल्स को प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए। रेडियो एक्टिव मिनरल्स यूरेनियम एंड थोरियम, 400 किलोमीटर 1500 डिग्री सेल्सियस, है ना। 100 किलोमीटर के बाद क्या नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे आपको। 5100 किलोमीटर में आपका सॉलिड कोर, सॉलिड इनर कोर और मोल्टेन आउटर कोर आ जाता है। टेम्परेचर 4300 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब चलिए, ये आपने टेम्परेचर कर लिया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्वेश्चन टाइम। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। अच्छा बताइए कि कोर में, या चलिए कोर छोड़िए, ऐसे ऊपर की लेयर्स में ऐसा क्या होता है जो कि टेम्परेचर बढ़ जाता है ऊपर की लेयर्स में? आंसर इज मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन, चलिए बताइए 48 किलोमीटर की डेप्थ पे टेम्परेचर कितना होगा? 1200 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। ठीक है, अब 400 किलोमीटर पे क्या होगा टेम्परेचर? 1500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बताइए कि किस डेप्थ के बाद हमको मिनरल्स नहीं मिलने वाले? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 किलोमीटर, समझ रहे? अब चलिए एक और पूछ लेते हैं जल्दी से। अच्छा, कोर का टेम्परेचर क्या है? सेंटर का टेम्परेचर ट्विस्ट करके आ सकता है कि सेंटर का टेम्परेचर क्या है? आप क्या बोलेंगे? The temperature of the center or the core is nearly to be estimated as 4000 degrees Celsius to 4300 degree Celsius. Yes, you can write this. चलिए एक और क्वेश्चन आ जाता है आपका कि ये जो इनर कोर है और जो आपका आउटर कोर है वो सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है? क्या लिखेंगे आप? 5100 किलोमीटर्स। देखिए लास्ट पॉइंट जो था, सबसे लास्ट पॉइंट यही था। At the depth of 5100 kilometer, outer molten core and inner solid core temperature is 4300 degree Celsius. अब आप 4000 डिग्री सेल्सियस और 4300 डिग्री सेल्सियस में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, यू नो ना कि क्या लिखना है? The temperature is estimated to be 4000 degree Celsius to 4300 degree Celsius. You have to write this. चलिए, आपका ये हो गया आपका रिविजन। ठीक है, अब आता है आपका प्रेशर। अब हमें पता, हमने टेम्परेचर पढ़ लिया कि एक चीज़ जो नीचे जाते जाते बढ़ जाती है वो होती है टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ तो नहीं मगर इस बुक में जो जो दे रखा था हमने वो पढ़ लिया आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे दूसरी चीज़ के बारे में जो कि जिसमें थोड़ा सा इंक्रीज आता है, रेट का इंक्रीज आता है। द सेकेंड थिंग इज प्रेशर। चलिए, अब प्रेशर क्या होता है एक बार प्रेशर समझ लेते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रेशर एक दबाव होता है। क्या होता है? प्रेशर एक दबाव होता है। अब what is dabaw now? Yes, some of you might not know the meaning of dabaw. See children, what is pressure? If this is your notebook, yes, can you see the width? Yes, can you see the thickness of this notebook? See, suppose I'm applying pressure on it. Yes, what is happening? अभी तक तो इसकी विड्थ इतनी थी, है ना, अभी तक तो इसकी विड्थ इतनी थी। अब मैं इसमें प्रेशर लगा दूं ऐसे करके, क्या हो रहा है? इतनी विड्थ से इतना पतला हो जा रहा है ना, कंप्रेस हो जा रहा है, कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस। तो क्या हो रहा है? प्रेशर की वजह से कंप्रेशन होता है। यही रीज़न है जो कोर में आपके रॉक्स हैं वो लिक्विड नहीं है, क्योंकि प्रेशर उनमें इतना है, इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है उनमें हर तरफ से कि क्या हो जाता है, वो सॉलिड ही बने रहते हैं। अगर मैं अभी ये पानी लूँ, ठीक है,
इसमें बहुत सारा प्रेशर लगा दूँ, हाथ वाला प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला, अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दूँ इस पानी पे, है ना, तो क्या होने वाला है, ये भी इसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, अब चलिए, आपको पता है ना बेटा, स्टेट जब चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, मॉलिक्यूल्स की इंटरस्पेसिंग चेंज होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी। ओके चिल्ड्रन, नाउ प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक यूनिट। अब हम यहाँ पे किस प्रेशर की बात कर रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कोई पताल का कोई राजा होगा वो जाके प्रेशर लगा रहा है अपने हाथों से पत्थरों पे, ऐसा तो होगा नहीं ना। अब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक यूनिट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है, अभी हम, आप ये मेरी नसें देख सकते हैं बेटा, काटने नहीं वाली हो, चिंता मत करो। आप ये जो अगर मेरी नसें देख सकते हैं तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारी नसों में जब खून बहता है ना बेटा, आप सोचेंगे मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट हमारी नसों में जो खून बहता है इतनी स्पीड से बहता है ना, इतने प्रेशर से बहता है, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज की वॉल पे कह सकते हैं, जो हमारे वेन्स की वॉल्स पे या फिर हमारी आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर लगता है वो इतना ज़्यादा होता है ना कि हमारी नसें तक फट सकती हैं। बट वो फटती क्यों नहीं है, अभी तक तो हम सबको खून खून हो जाना चाहिए था। Why is it so? Because an equal opposite pressure is acting upon us. एक equal और opposite pressure हम पे एक्ट कर रहा है, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर से हम पे प्रेशर लग रहा है, हमसे उन पे प्रेशर लग रहा है, फिर उनसे हम पे प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर से, फिर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेयर पे लग रहा है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस का नेट फोर्स क्या होता है, जीरो ही होता है। यू हैव स्टडीड दिस इन फिजिक्स, है ना। अब चलिए देखिए, टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं। वन एटमॉस्फेरिक यूनिट आपकी होती है 14.7 LB। LB इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ पाउंड। ठीक है, पता है ना, पाउंड अमेरिकन बहुत बोलते हैं, यार माई वेट इज 400 पाउंड्स, लाइक दिस। यस, डू नॉट लाफ। ओके, प्रेशर ऑफ 14.7 LB पर स्क्वायर इंच। ये पूछा जा भी सकता है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे फ्यूचर में तो प्लीज़ इस यूनिट को याद कर लीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, यूपीएससी वाले बच्चे। चलिए, ओके, यस, चलिए, इतना आपको पता चल गया। वन एटमॉस्फेरिक यूनिट, प्रेशर ऑफ 14.7 LB पर स्क्वायर इंच। ठीक है, अब देखिए, 2500 किलोमीटर, 1 मिलियन एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, अब देखिए 2500 किलोमीटर, जब सरफेस से कोई 2500 किलोमीटर नीचे चला जाएगा तो उस पर 1 मिलियन एटमॉस्फेयर्स का प्रेशर लगने वाला है। आप सोचिए, कोई अगर इंसान ही चला जाए, खैर अभी तक तो हम जा नहीं पाए हैं, वी हैव नॉट येट गॉन टिल देयर, बट से सपोज इफ अ person goes there, if any living organism goes there, what will happen to that living being? वो तो पूरा कंप्रेस हो जाएगा, वो तो टोस्ट बन जाएगा। यस, क्या बन जाएगा वो, आप क्या खाते हैं वो, चपटी सी चीज़ होती है, चीज़। यस, ठीक है, तो वही बन जाएगा, चीज़ बन जाएगा वो। चलिए, वन एटमॉस्फेरिक यूनिट इज 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 2500 किलोमीटर, 1 मिलियन एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, कोर ऑफ द अर्थ 3.5 मिलियन एटमॉस्फेयर्स। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर्स का क्या मतलब है बेटा, एक यूनिट है आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब आप फिजिक्स में थोड़ा और पढ़ेंगे इसको आगे जाके, ठीक है, मैं उसकी भी क्लास ले लूँगी, ज़्यादा नहीं है आपके चैप्टर में, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, यही प्रेशर है। वन एटमॉस्फेरिक यूनिट 14.7 LB पर स्क्वायर इंच, 2500 किलोमीटर, 1 मिलियन एटमॉस्फेयर्स, कोर ऑफ द अर्थ 3.5 मिलियन एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोर ऑफ द अर्थ में जाएंगे, यानी अगर आप 5100 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे तो आप पे 3.5 मिलियन एटमॉस्फेयर्स का प्रेशर लगने वाला है, सोचिए। ठीक है, तो यही था प्रेशर और टेम्परेचर में। अब मैं डेंसिटी करूँगी अगली वीडियो में कवर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो तब तक आप मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपको खुद बनाने हैं बुक से तो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको इस वीडियो से पढ़ाया, जिससे पढ़ाया, आप वो ले लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।
Thanks for watching and please do subscribe my channel.